Namaskar, good morning, all dear students. Today we will be discuss a very important topic of break-even point. Myself, Dr. Mahinder Khardia, Assistant Professor, ABST, Department of Commerce, Government लोहिया कॉलेज चूरू। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातचीत जारी रखेंगे और जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको सम विच्छेदन बिंदु भी कहते हैं। वाणिज्य संकाय के सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट एक महत्वपूर्ण चैप्टर होने के कारण सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब आप एग्जामिनेशन में जाएं तो आपको इसका फायदा मिल सके। तो शुरू करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। ब्रेक इवन पॉइंट से अर्थ है विक्रय के उस स्तर से, विक्रय का एक लेवल जहां पर कंट्रीब्यूशन की जो राशि है वो स्थायी उपरिव्ययों के ठीक बराबर होती है। कंट्रीब्यूशन मीन्स आप सेल्स में से जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको जब लेस कर देंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आएगा, और कंट्रीब्यूशन की जो राशि होगी वो फिक्स्ड ओवरहेड के बराबर होगी। दूसरे शब्दों में समझे तो विक्रय में से हम सीमांत लागत कम करने के बाद जो अमाउंट शेष बचेगा उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं। सीमांत लागत का अगर मीनिंग निकाले तो सीमांत का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल देंगे तो अमाउंट जो बचेगा उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन की जो राशि है वो अगर आपके फिक्स्ड ओवरहेड के बराबर होगी तो वह पॉइंट होगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। इससे संस्था के केवल स्थायी व्यय ही पूरे हो पाते हैं। कंट्रीब्यूशन का वह स्तर जहां पर संस्था के केवल जो स्थायी व्यय है वो ही पूरे हो पाते हैं, लाभ अथवा हानि कुछ नहीं होती है। ये विक्रय की मात्रा का वह स्तर है जिससे संस्था न तो लाभ में होती है और न शुद्ध हानि में। इस मात्रा से अधिक विक्रय करने पर संस्था को लाभ होता है और कम करने पर आपको हानि होती है। तो ये एक लेवल है जहां पर संस्था को न तो कोई लाभ होता है और न कोई हानि होती है। इस लेवल को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। प्रत्येक निर्माता अथवा तथा व्यवसायी को अपनी संस्था की ब्रेक इवन पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए, उसका ज्ञान उसको होना चाहिए, जिससे कि वह विक्रय मात्रा का स्तर इससे अधिक रख सके और लाभ अर्जित कर सके। विक्रय की मात्रा इस बिंदु से कितनी अधिक रखा जाए, ये संस्था की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है अथवा बाजार की जो स्थिति है उस पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं होगी ब्रेक इवन पॉइंट की तो आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे चले गए आपका जो सेल्स है तो फिर आपको हानि उठानी पड़ सकती है। तो आपको एक ब्रेक इवन पॉइंट की जानकारी सभी व्यवसायी या निर्माता को होनी चाहिए, ताकि वो उस लेवल से नीचे अपने विक्रय को नहीं जाने दे और उससे ऊपर करने की कोशिश करे ताकि उसको लाभ हो सके। और ये जो लेवल है उसको डिसाइड करने में दो फैक्टर काम करते हैं, एक तो प्रोडक्शन कैपेसिटी और एक बाजार की स्थिति। वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो वर्तमान में जो परिदृश्य है वो बाजार के अनुकूल नहीं है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और उसमें आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसमें भी आपको अपने ब्रेक इवन पॉइंट की जो लेवल है उसको डिसाइड करने की आवश्यकता है।
ब्रेक इवन पॉइंट को जो फैक्टर प्रभावित करते हैं उन तत्वों के बारे में बातचीत करें तो तीन ऐसे कारण हैं, तीन ऐसे फैक्टर हैं जो जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट विश्लेषण अनेक मान्यताओं पर आधारित है, परंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में एक संस्था का ब्रेक इवन पॉइंट परिवर्तित हो जाता है। नंबर 1 है प्रति इकाई विक्रय मूल्य में कमी अथवा वृद्धि होने पर। अगर आपने सेल्स का जो सेलिंग प्राइस है उसको पर यूनिट या तो मूल्य कम कर दिया या मूल्य बढ़ा दिया, तो इससे आपका ब्रेक इवन पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। जैसे देखते हैं कि विक्रय मूल्य में कमी कर दी, विक्रय मूल्य में कमी करने के बाद आपके कंट्रीब्यूशन की जो राशि है वो कम हो जाएगी, और कंट्रीब्यूशन की राशि कम होने के कारण आपके जो स्थायी एक्सपेंसेज है, वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड, वो आपके बढ़ जाएंगे, और वो बढ़ने के कारण आपको नुकसान हो जाएगा। इसके विपरीत अगर प्रति इकाई सेलिंग प्राइस का मूल्य बढ़ाते हैं तो आपके कंट्रीब्यूशन की राशि बढ़ेगी, और कंट्रीब्यूशन की राशि बढ़ेगी तो आपको फायदा होगा। तो दोनों परिस्थिति में आपका कंट्रीब्यूशन का जो पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। स्थायी लागतों में कमी अथवा वृद्धि। अगर आपने स्थायी लागतों में कमी कर दी तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट चेंज हो जाएगा, और आपने वृद्धि कर दी तो भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का अमाउंट फिक्स्ड ओवरहेड के इक्वल होता है, दोनों बराबर होता है। जैसे ही आपने फिक्स्ड ओवरहेड में कमी की तो आपका लेवल है वो चेंज हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन है वो ब्रेक इवन पॉइंट चेंज हो जाएगा, और वृद्धि करने पर भी चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें भी कमी करेंगे अथवा वृद्धि करेंगे तो भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट है वो चेंज होता है। तो आपको जो ब्रेक इवन पॉइंट को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनको बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा जो एलिमेंट है वो ब्रेक इवन पॉइंट को प्रभावित करता है। तो तीन फैक्टर मैंने आपको बताए, एक तो सेलिंग प्राइस, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये तीन फैक्टर आपको ब्रेक इवन पॉइंट को प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं की जानकारी भी आपको होनी चाहिए ताकि आप जब ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन करें तो आपको बहुत हेल्प इसमें मिले। नंबर 1 है कि लागत विचरणता का सिद्धांत ठीक है, और इसके अनुसार एक निश्चित उत्पादन जो स्तर है तक कुछ व्यय की कुल राशि स्थिर रहती है। एक लेवल ऐसा आता है जहां पर कुछ व्यय है वो फिक्स रहते हैं, परंतु कुछ जो उत्पादन इकाइयां हैं वहां पर परिवर्तनशील होने के कारण बढ़ जाते हैं। कुछ पर तो जो स्थिर व्यय है वो निश्चित रहते हैं, और कुछ व्यय उत्पादन इकाई में परिवर्तन होने पर वो बदल जाते हैं। नंबर 2, लागतों और आगमों का व्यवहार या आचरण विश्वासपूर्ण ढंग से सही ढंग से निर्धारित कर लिए जाते हैं, और संबद्ध चित्रण में उनका आचरण रेखीय है, अर्थात अंश आगम समकों को रेखा चित्र में अगर हम प्रदर्शित करेंगे तो एक सीधी रेखा बनेगी। कैसी बनेगी? एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर लागतों और आगमों के व्यवहार या आचरण विश्वासपूर्ण ढंग से निर्धारित कर लिए गए हैं तो, और संबद्ध चित्र में उनका आचरण रेखीय है, अर्थात लागत अंश और आगम समकों को रेखा चित्र में हम प्रदर्शित करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, बनेगी। और थर्ड है कि सभी लागतें प्रोडक्शन की और सेल्स या एडमिनिस्ट्रेशन वो स्थायी और परिवर्तनशील दो भागों में वर्गीकृत होती है, या उनका डिवाइडेशन दो भागों में किया जा सकता है, फिक्स्ड और वेरिएबल। नेक्स्ट आपका है कि सम विच्छेद चार्ट में
एक निश्चित मात्रा के क्षेत्र तक स्थायी लागतों की कुल राशि एक समान रहती है। जो ब्रेक इवन पॉइंट का जो हम चार्ट तैयार करते हैं उसमें एक निश्चित मात्रा के क्षेत्र तक स्थायी लागतों की कुल राशि है वो एक समान रहती है और परिवर्तनशील लागतें मात्रा के अनुपात में चेंज होती रहती हैं। स्थायी लागतें हैं उसकी कुल राशि एक समान रहती है और परिवर्तनशील लागतें की मात्रा के अनुपात में चेंज होते रहते हैं। इसके साथ साथ एक मान्यता और है कि प्रत्येक विक्रय स्तर पर वस्तु का विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है। सेल्स का चाहे कोई लेवल हो, वस्तु का विक्रय मूल्य अनचेंज रहता है। अर्थात बाजार में वस्तु की पूर्ति के घटने या बढ़ने पर विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मान्यता है कि प्रत्येक विक्रय स्तर पर वस्तु का विक्रय मूल्य अनचेंज रहता है। अर्थात बाजार में वस्तु की पूर्ति के घटने बढ़ने पर विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये एक मान्यता है। इसके साथ साथ एक मान्यता और है कि लागत तत्वों के मूल्यों अर्थात सामग्री के मूल्य, श्रम की मजदूरी, भूमि के किराए आदि के आदान के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपके लागत के जो तत्व होते हैं उसमें मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, उनके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम ब्रेक इवन पॉइंट को साधारण शब्दों में समझे तो कंट्रीब्यूशन की जो राशि है वो आपके फिक्स्ड ओवरहेड के इक्वल होगी, बराबर बराबर होगी और उसको प्रभावित करने वाले 3 प्रकार के तत्व हैं। और इसके साथ साथ ब्रेक इवन पॉइंट की कुछ मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए हमें ब्रेक इवन पॉइंट को डिसाइड करना चाहिए। इसके साथ साथ प्रत्येक जो व्यवसायी है, उद्योग जो निर्माता है, प्रोडक्शन जो करते हैं, उनको अपने संस्था की ब्रेक इवन पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट की जानकारी है अपनी संस्था की तो आप अपने लेवल को उस स्तर से नीचे नहीं जाने देंगे जहां पर आपको हानि होने की संभावना है। अगर आपने जानकारी नहीं है तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो नीचे चले जाएगा जिससे कि आपको हानि होने की संभावना ज़्यादा है। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए और विद्यार्थियों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं। कोई भी आपका जो साक्षात्कार होता है, जब हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी आपसे ज़रूर ली जाती है क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण डिसीजन मेकिंग पार्ट्स है जिसका प्रयोग डिसीजन मेकिंग में भी किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसमें आपको बताएंगे कि इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना और इसको समझा। इसके अतिरिक्त एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।